तो अभी तक हमने आपके सामने पेश किया, असम में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है और तमिलनाडु में कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है। वहां डीएम की अपनी पूरी बहुमत की सरकार बना सकती है। ऐसा लग रहा है कि जयललिता का वहां पर सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, एक ऐसा राज्य जिसने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है और वहां पर जो स्थिति निकल कर आ रही है वो स्पष्ट है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अपने दामन को बचाए रखेंगी। 151 से 155 सीटें ममता बनर्जी की या टीएमसी को मिल सकती हैं, जिसके आधार पर वो अपनी सरकार बचा ले जाएंगे और दूसरा टर्म उनके पास बनता दिखाई दे रहा है। वामपंथी दलों के पास 79 से 93 सीटों के आसपास जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 43 से 47 सीटें जा सकती हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बढ़ोतरी है। उसके साथ साथ हम आपको यह बता दें कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले आपको ये हम दिखाना चाहेंगे कि वामपंथी दल और कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ा था। इसलिए अगर हम औसत के आधार पर बात करें तो तकरीबन इस गठजोड़ के पास 140 सीटें जाती दिख रही हैं और टीएमसी के पास 151 से 155 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो ये फिर बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है और वाकई में ये प्रदर्शित करेगा कि क्या जो नाराजगी शहरी क्षेत्रों में ममता बनर्जी से लोगों को है, क्या वो गांव के लोगों पर ज्यादा हावी होती दिखाई देगी। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो टीएमसी के खाते में 46% मतदाताओं का समर्थन जाता दिख रहा है, वामपंथी दलों के खाते में 29, कांग्रेस 14, बीजेपी के खाते में 7% वोट शेयर और अन्य के खाते में 4% वोट शेयर है। अगर आप इसे जोड़ दें, यानी कि हम लेफ्ट वामपंथी दलों और कांग्रेस के खाते को अगर आंकड़े को जोड़ दें तो फिर ये अपने आप में बहुत ही नजदीक आंकड़ा बन जाता है। 43% मतदाताओं की पसंद ये दोनों पार्टियां रहती हैं। तो ममता बनर्जी के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर और चीजें बहुत बदल सकती हैं। पहली पसंद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अभी भी ममता बनर्जी है, 29%। बुद्धदेव भट्टाचार्य 20% लोगों के पसंद के हैं और सूर्यकांत मिश्र को 16% लोग पसंद करते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, 39% ममता बनर्जी को दरअसल लोकप्रियता के आधार पर हासिल किया गया है, वो उनकी वहां परिस्थिति बनती दिख रही है। इस वक्त हमारे साथ बाबुल करीम साहब मौजूद है। करीम साहब, ऐसा लग रहा है कि सरकार तो आपकी बन सकती है, जिसके पूरे आसार हैं, लेकिन जरा सी ऊंच नीच और वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर आपके पैर जमीन से उखाड़ सकते हैं। क्या इतने लोग नाराज हो गए आपसे 5 साल में? जी नहीं, ऊंच नीच के जो बात कर रहे हैं इसमें नीच का सवाल है नहीं। जितने बाकी सब सर्वेस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं सभी में ऊंच के तरफ जा रहे हैं। आपके चैनल में 151 से 55, बाकी 170, 83, 200 क्रॉस भी कर चुका है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की सरकार। तो हमारे इस बार सरकार जो होगी और ये ऊंच के तरफ होगी और ये 200 और 200 से ज्यादा ही सीट लेकर सरकार आएंगी। कोई मुसीबत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आवाम जिसने 5 साल में मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से जानना चाहता हूं, क्या आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पश्चिम बंगाल के पूरे शहरी क्षेत्र में आपको उतना ही समर्थन है? आपने कोई वोट मैनेजमेंट नहीं किया, लोगों को डरा धमकाकर पोलिंग नहीं की? जरा बताइए, 11 बजे सुबह तक 86% वोटिंग परसेंटेज कितने पोलिंग बूथ पर आ सकता है साहब? नहीं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया है। नहीं, बंगाल में मैंने शहरी में आपको ये स्टैटिस्टिक कहां से मिला मालूम नहीं। शाम 3 बजे तक पोलिंग था 50%। शाम 3 बजे के बाद 50% तक पोलिंग था। पूरा शहर, जो भी शहर में चुनाव हुआ है वहां 50% तक पोलिंग था शाम 3 बजे तक। चलिए, आप मालदा के डेटा निकाल कर देख लीजिएगा। मालदा में कुछ एक पोलिंग बूथ हैं जिन पर सुबह 11 बजे तक 86% पोलिंग रिकॉर्ड किया जा चुका था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े अगर है तो ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए। बिल्कुल, आप मालदे का एग्जिट पोल का नतीजा आप पूछना पड़ेगा। वामपंथी दलों ने ममता बनर्जी से मिली नाराजगी को थोड़ा बहुत भुनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपका जो सर्वे है मैं इसे चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहां से आपने सैंपल सर्वे लिया है? मैं भी धरातल पे वहां मौजूद हूं, रिपोर्ट लेता रहता, मुस्तकिल रिपोर्ट आ रही है। हम वहां सरकार बना रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा बहुमत से नहीं बना रहे हैं, ये भी सच है। हम 160, 165 के आसपास में आ रहे हैं। अगर शहरी क्षेत्र में ममता से नाराज वोटर हैं तो देहात में तो हम पहले से ही मजबूत हैं।
तो ये कहां से सरकार बन रही है? और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार सब जान रहे हैं, जिनकी एकक कहना चाहिए, जब शारदा घोटाला हुआ उनकी पिक्चर बनी हुई करोड़ों में बिक रही है, और अभी एक पुल हादसा हुआ जिसके अंदर नहीं, अगर सब कुछ इतना उनके अगेंस्ट जा रहा है और देहात में तो आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, तो फिर ये बता दीजिए ना, क्यों नहीं अपने दम पर अकेले बहुमत तक पहुंच पाए आप? आपका तो गढ़ रहा है ना, आपकी तो एक जमीन है, जुड़े रहे हैं आप वहां से, तो कहां आपके 33 साल, कहां इनके 5 साल, और उसमें भी आपने इतनी कमियां गिनवा दी और आपने कहा हर जगह आप स्ट्रांग हैं, तो फिर क्यों नहीं अकेले अपने दम पर बहुमत तक आए? जब देश के अंदर फिरका परस्ती अपनी चरम सीमा पर हो, अगर हम मान लो कांग्रेस से, जो सेकुलर पार्टी है, उससे थोड़ा सा तालमेल करके अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो उस पे एतराज हो जाता है। जब हम 65 MP लेके कांग्रेस को समर्थन करते हैं तब भी हम पे एतराज हो जाता है। तो हमारा वामपंथियों का क्या ऐसा दोष है जो हमें सभी दोष देते हैं? सर्वे जो कह रहा है वो आपकी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आप धरातल पर नहीं है। असली बात यह है। और आपने फिरका परस्ती की बात की, तो फिरका परस्ती यदि ज्यादा बढ़ रही है देश में भारतीय जनता पार्टी या और लोगों की, तो फिरका परस्तियों से लड़ने की तो आपकी ताकत थी, तो क्या इसका मतलब आप उससे भी लड़ने में कमजोर हो गए हैं? सर, हम उससे ही तो लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन में भी उससे लड़ रहे हैं, इलेक्शन पोलिंग में भी लड़ रहे हैं, एग्जैक्ट पोल में भी लड़ रहे हैं। अभी अगर वहां पुल गिर जाता है तो उसमें भी वामपंथियों का ही हाथ होता है। मेरी समझ में नहीं आती उसमें वामपंथी। मैं आपको बताता हूं, हमने दरअसल अपने यहां पर रेस्पोंडेंट से ये पूछा था कि आपकी राय में जो फ्लाईओवर गिरने का हादसा हुआ उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? लोगों ने कहा 28% लोगों का कहना है कि टीएमसी की जिम्मेदारी है, 31% लोगों का मानना है कि पहले की वामपंथी सरकार की गलतियों की वजह से, गलत टेंडर्स की वजह से ये पुल गिरा है। तो वहां पर भी आप चौखाने चित हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति बहुत बेहतर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुब्रत साहब, जो अभी आकलन निकल के आ रहा है, ममता बनर्जी के लिए स्थितियां क्या वाकई में इतनी विषम हो गई हैं कि दूसरी बार सरकार नहीं बना पाएंगे? क्योंकि जब ओपिनियन पोल हमने किया था तब ऐसा लग रहा था जैसे कि लगभग 2/3 के आसपास पहुंच सकती हैं, लेकिन ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल के बीच में ऐसा लगता है कि उनका काफी नुकसान हुआ है। सुब्रत जी, देखिए, नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है, उन्होंने ये कहा जो 294 जो सीट में मैं ही कैंडिडेट हूं, तो ये बात पछती नहीं है कि लोकल कैंडिडेट्स को देखते हैं। और बंगाल में देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत फर्क है। आप देखेंगे नतीजा आएगा तो दक्षिण में तृणमूल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और उत्तर में नहीं होगा। इसके साथ ये भी है कि जो सिंपल अरिथमेटिक ऑफ इलेक्शन होता है, जो आप कांग्रेस और सीपीएम मिल गया, इसका मतलब है जो वोट परसेंट है जो बराबर का हो गया। तो इसका मतलब है जो उसी में सबसे बड़ा सेटबैक तो ममता को उसके आया जब उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया, तभी उनको ये सोचना चाहिए था ये असंभव भी संभव हो सकता है। और इसीलिए उनका जो पूरा पॉलिटिक्स था 2014 में कि वो डिसाइसिव फैक्टर होंगे नेशनल पॉलिटिक्स में, वो अधूरा रह गया। तो मुझे लगता है वो जीत भी जाए फिर भी उनके लिए खूब ज्यादा फायदामंद नहीं होगा। पूछ लेते हैं कि इस सब के बीच में शोभा ओझा जी, कांग्रेस कहां आपको खड़ी नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में? चुपके करीब तो आए, अगर खुलकर करीब आते तो क्या स्थितियां बेहतर होती हैं आपके लिए? और अगर मैं इसी के साथ जोड़ दूं, बिहार में एक कहावत बहुत ज्यादा चर्चित है, न 3 में न 13 में। आप तो कहीं नहीं है साहब, न इधर के रहे न उधर के। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो कांग्रेस का एक पार्टी का जो एक काफी सालों से हम लोग बाहर हैं पावर से, और जिस तरह से संगठन भी धीरे धीरे बन रहा है, तो हमें पूरी आशा है कि इस चुनाव में हमारा टैली अच्छा होगा, हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी, और साथ ही साथ हमें आशा है कि हमारा अलायंस भी सरकार बनाएगा। लेफ्ट के साथ जो अलायंस हुआ था उसका फायदा हमें मिलेगा। और गिरिजा जी, असम का नतीजा हम लोग देख रहे हैं एग्जिट पोल का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना बन रही है। वेस्ट बंगाल में भी थोड़ी सी एंट्री दिखाई दे रही है। केरला में भी आपको लग रहा है कि कुछ संभावनाएं बन सकती है कि एंट्री हो जाए, कमल खिल जाए। क्या संघ की भूमिका आप इसमें किस तरह से देख रहे हैं? क्या संघ ने ये चुनाव लड़ा है पूरा का पूरा? और जो दूसरे शब्दों में यदि देखें तो पोलराइज करके आपने इस इलेक्शन को लड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में संघ पूरी तौर पर खुलकर बीजेपी के पक्ष में उसने काम किया। यूपीए उदाहरण है उसका। और उसके बाद से लगातार आप देखिए, न केवल चुनाव में बल्कि बीजेपी की पूरी राजनीति में संघ खुलकर सामने है। मोहन भागवत जी जगह जगह जा रहे हैं, तो संघ की भूमिका तो महत्वपूर्ण ही है।
ये जो वेस्ट तो ये बंगाल बड़ा में जो बात बदलाव कर रहे है हैं, संघ की भूमिका में, क्योंकि अभी तक संघ कहता था कि हम राजनीति में दखल नहीं देना चाहते हैं सीधे वो आज भी कहते हैं राजनीति में दखल नहीं देते, लेकिन आप मान रहे हैं ना कि सीधा वो दखल राजनीति में हैं और वो खुद इस बात को कबूल करते हैं कि हम राजनीति में नहीं हैं, लेकिन देश की समस्याओं और देश की बातों पर हम चुप भी नहीं रह सकते। मैं शीला ओझा जी से, सुबह ओझा जी से एक बात पूछना चाहता हूं केवल। राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल के चुनाव प्रचार में ये कहा कि मैंने नेताओं से बात नहीं की, अपनी पार्टी की, अपनी कार्यकर्ताओं से बात की और कार्यकर्ताओं के कहने पर मैं लेफ्ट के साथ में हूं। क्या ये रणनीति कांग्रेस की आगे बढ़ेगी और नेताओं से अलग सीधे कार्यकर्ताओं से बात कर निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुछ असमझ की स्थिति थी अलायंस के पहले और कुछ नेताओं का कहना था कि हमें टीएमसी के साथ जाना चाहिए, जबकि कार्यकर्ता की मंशा टीएमसी के साथ जाने की बिल्कुल नहीं थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीएमसी के 5 साल बहुत ही जिसे कहना चाहिए डिजास्टर थे वेस्ट बंगाल के लिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें हम, चाहे करप्शन, तमाम मुद्दे थे। शोभा जी, लेकिन जो सवाल गिरिजा जी समझना चाह रहे हैं कि क्या यही तरीका रहेगा राहुल गांधी का भविष्य के चुनावों में अलायंस को लेकर? शायद महत्वपूर्ण सवाल गिरिजा जी यही पूछना चाह रहे थे। देखिए राहुल जी राहुल जी बिल्कुल राहुल जी कार्यकर्ताओं की और जमीन से जुड़े हुए हमारे जो नेता हैं उनसे सबसे एक बहुत ब्रॉड वे चर्चा करते हैं और उसके बाद पार्टी में निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, तो राहुल जी का निर्णय कारगर होगा कि नहीं? एक सवाल श्याम जाजू से यही सवाल कर सकते हैं। श्याम जाजू जी, अगर हमारा सर्वे जिसे हम मान रहे हैं कि सही होना चाहिए, तो आपके खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं अधिकतम से अधिकतम। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया आपने, अपने 2 जनरल सेक्रेटरीज को वहां एकदम फौजी की तरह तैनात कर दिया और जो प्रचार वहां पर हुआ वो भी अभूतपूर्व रहा। अमित शाह जी की प्रचार शैली आपने वहां देखी, इतना ही दमखम निकला। वेस्ट बंगाल की जनता हमें वोट देना चाह रही थी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां वीक था, वीक है, ये हम कबूल करते हैं। तो भी लोकसभा चुनाव में जो 17% वोट हमें मिले थे और 27 विधानसभा में हम फर्स्ट टाइम थे, 45 में हम सेकंड थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में भी अच्छी सीटें हमें वहां पर मिलेगी। और जो एक सीट हमारी केवल थी, जो एक उपचुनाव हमने जीता था, उसमें बढ़ोतरी होगी और हमें अच्छी सीटें वहां पर। श्याम जी, एक सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं जो गिरिजा जी ने शोभा ओझा से पूछा था कि क्या जो राहुल गांधी की रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी में भी लागू हो सकती है? कि आप अपने कार्यकर्ताओं को याद करेंगे किसी रणनीति को बनाने में? भारतीय जनता पार्टी तो केडर पार्टी है, ये कोई पारिवारिक पार्टी थोड़ी है। तो यहाँ तो केडर के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। कोई हमारी परिभाषा बदल गई है, नई बात नहीं है। आजकल ये परिभाषा बदल गई है। श्याम जाजू जी, आप भी जानते हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं इसका जवाब देते हुए। सेक्टोरियल पार्टी है। उर्मिलेश जी, देखिए, मैं ये जो कह रहा हूँ कि आपने स्वयं कहा कि जब आपने ओपिनियन पोल जब आपने किया था तो उसके नतीजे कुछ और आए, आज कुछ और आ रहे हैं। ये वाकई कांग्रेस और सीपीएम का जो गठबंधन, या उसको अघोषित कहिए, घोषित कहिए, जो भी कहिए, उसने एक चमत्कार दिखाया है वहां, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये बहुत कहना कठिन होगा क्योंकि इनके पास नेता नहीं। बुद्धदेव भट्टाचार्य का आपने नाम लिया है सर्वे में, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और बहुत सारी समस्याएं, उसमें वो नेता सीपीआईएम गठबंधन के नहीं हो सकते अगर कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की संभावना आती है। सूर्यकांत मिश्र हो सकता है सीपीआईएम के लिए कैडर के रूप में, नेता के रूप में बहुत अच्छे हों, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए, एक सरकार चलाने के लिए प्रशासक के तौर पे उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता बंगाल में आज भी नहीं है। वो बहुत कुशल वक्ता भी नहीं है, दिलचस्प बात यह है। और ज्योति बसु की तरह या दूसरे और नेता की तरह कोई बड़ा नेता पैदा करने के लिए सीपीआईएम ने ऐसा लगता है कि कोई प्रयास ही नहीं किया। एक तो उनके पास नए लोगों की इतनी सख्त कमी है, उनके पास कैडर है लेकिन नेता नहीं है, आश्चर्यजनक है। तो इस बारे में समझ तो मुझे एक वाक्य बस ये कहना है कि जो अभी जो सर्वे आपका है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं बहुत कांटे की लड़ाई है और सरकार किसी की भी अभी भी जो बन रहा है ये बहुत आसान नहीं है। 155 बनाम 140, ममता बहुत आसान नहीं है ये पूरी चैलेंज, क्योंकि दोनों के अगर आप वोट परसेंटेज देखिए तो 40% हो जाते हैं। पिछले चुनाव का भी आप देख लीजिए सीपीएम और कांग्रेस का 39% वोट पाए थी केवल ममता। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 46 और 43, 3% का गैप है। वो भी तब है
जब दोनों का गठबंधन कांग्रेस और सीपीएम का बहुत लेट हुआ और खुलकर नहीं हुआ। यदि बहुत पहले खुलकर गठबंधन करते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। जी, यही एक सवाल हमने ये पूछा था कि क्या ममता बनर्जी की सरकार को एक मौका और दिया जाना चाहिए। सरप्राइजिंगली 45% लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी को एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस सवाल के आधार पर ही, लोगों के जवाब के आधार पर देखूं तो ऐसा लगता है कि जनमत तय है कि ममता बनर्जी को मौका नहीं मिलना चाहिए। इसे किस नजरिए से देखना चाहिए सिंह साहब? नहीं, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है आपके दोनों फिगर्स में। बिल्कुल। अगर किसी पार्टी को बाइपोलर कंटेस्ट में, यहाँ पे ब्रॉडली बाइपोलर था, बीजेपी उसमें एक बहुत ही मिनिमल उसमें थी, ऐसे में अगर आप देखें 46% और 43% का गैप है तो 2n² के फॉर्मूले जिसे क्यूब लॉ कहते हैं उसके हिसाब से दोनों के बीच का गैप करीब 34 सीटों का होना चाहिए, जो कि साफ दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी को सीटों के टर्म्स में ज्यादा मिलेगा। और दूसरा डेस्परेशन लेफ्ट का देख लीजिए। वैसे हमारे फ्रेंड कह रहे हैं कि कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए हमने वहां पे किया, लेकिन हकीकत यह है कि फुरफुरा शरीफ में विमान बोस जब सजदा करने जाते हैं तो ये डेस्परेशन होता है। ये पहली बार मैंने देखा कि कम्युनिस्ट लोग, और वो भी विमान बोस ऐसा लोग, फुरफुरा शरीफ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं मत्था टेकने। जबकि 2006 में एक मिनिस्टर गया था तो उसको निकाल दिया गया। हैदर साहब जवाब दिए साहब। सर, आपके चैनल के माध्यम से जो सर्वे हुआ है, जो ममता बनर्जी की लोकप्रियता है, अगर उन्हें 45% लोग ये चाहते हैं कि वो मंत्री दोबारा न बने मुख्यमंत्री, तो हमारी बात सच साबित होती है। दूसरे हमने ये भी देखा है कि लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बने, लेकिन पार्टी कोई और जीत के आती है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत एक तरह से उन्माद था, मुख्यमंत्री बेहतरीन, लेकिन जो निकल कर आया आरजेडी बाजी मार ले गई। देखिए, ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अभी जो सिंह साहब ने कहा, कम्युनिस्ट लोग कब से भगवान को मानने लगे। सर सुन लीजिए, सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म को ना मानो। 2006 सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं। वो गया था वहां। सर, सेकुलरिज्म का मतलब ये है, हमारा सेकुलरिज्म की परिभाषा सेकुलरिज्म की बात नहीं है, लेफ्ट की विचारधारा की बात है। लेफ्ट की विचारधारा बता रहा हूं जो हमारे खिलाफ गलत मंदिर कहां से आ गया है। सर, हमारे खिलाफ गलत प्रचार है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी को भगवान पीपल की जड़ में मिलता है तो उसे मानने दो। किसी को चर्च में जाने से भगवान मिलता है। मुझे एक वामपंथी नेता का नाम बता दीजिए जो मंदिर जाकर अपना फोटो खिंचवा के आए हो। सर, मैं खिंचवा सकता हूं मंदिर में जाकर फोटो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी पार्टी नहीं निकाल सकती मुझे, ये मेरी पार्टी की विचारधारा है। हम कहते हैं राज्य का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, पार्टी का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। सर्वे को आप कितना परसेंट ठीक है, पार्टी का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने खासतौर पे सर गलत बयानी करते हैं। सो कम्युनिस्ट मार्क्स ने भी ये कहा है कि जो भगवान, हम कम्युनिज्म पर बात करेंगे। आज कम्युनिज्म सबसे बेहतरीन आइडियोलॉजी रह गई है, संशय है। लेकिन सर, हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको मिठाई खिलाने आएंगे, बिल्कुल बंगाल में हम सरकार बना। आपको एक फिगर बता दें हम, ममता बनर्जी को असेंबली इलेक्शन में 5 साल पहले सिर्फ 42% वोट मिले थे, और जब मोदी का प्रवाह था, जबरदस्त दौर था, तब भी ममता बनर्जी को 29.5% वोट मिले थे। इस बार आप 46% दे रहे हैं, तो ये एक वो कहा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आज सुब्रत जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। ममता बनर्जी की सरकार में क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी ये समझ गई कि हमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलना चाहिए, गांव में लोगों पर अपनी पैठ मजबूत कर लो, शहर के आदमी भद्र लोग आपके पास न भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऐसे भी बहुत ज्यादा पोलिंग करते नहीं, तो भद्र लोग गया हवा खाने, गांव देहात को पकड़ लो और अच्छे से पकड़ लो। सिर्फ SC ST बैकवर्ड क्लास अल्पसंख्यकों तक फर्क है ना, ये काफी मिट रहा है जी। और इसलिए आप देखेंगे तृणमूल का जो पकड़ है वो शहरों में भी बहुत ज्यादा है जी। कलकत्ता और आसपास इनको बहुत ज्यादा सीट मिला, सीपीएम को पहले बहुत कम मिला। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस तरह का विचार जो पहले किया जाता था उससे हमें काफी हटना चाहिए। अर्बनाइजेशन इतना तेजी से हो रही है, करीबन मिदनापुर और कलकत्ता में फर्क नहीं बचा। इसलिए मेरे ख्याल इस तरह का जो पहले हम बोलते थे उससे पॉलिटिक्स काफी हट चुका है। बाबुल जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चुनाव के दौरान तीसरे फेज और चौथे फेज के बीच में मैं खुद कोलकाता में था। पूरे शो के दौरान मुझे आपके समर्थन में खड़े होने वाले बहुत कम लोग मिल रहे थे। दरअसल किसी कैफे में चले जाइए, पूरे पार्क स्ट्रीट में एक आदमी ममता बनर्जी के नाम पर वोट देने को तैयार होता नहीं दिख रहा था। बातचीत में ये निकल के आ रहा था। ऐसा क्या कर रहे हैं आप कि कोलकाता के भद्र लोग को, चाहे आप टॉलीगंज टॉलीवुड क्लब चले जाइए, कहीं भी चले जाइए,
भद्र लोग आपके साथ नहीं है, क्या कर दिया आपने उनको इतना नाराज करके? देखिए, इस बार का चुनाव में जी ये कांग्रेस और सीपीएम के पास मुद्दा तो कुछ है नहीं। ममता खिलाफ के मुद्दा कुछ नहीं था। जो मुद्दा था वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा उन लोग का, पार्टी का कोई नहीं था, इश्यूज नहीं था। ये मीडिया का बनाया हुआ मुद्दा था। तो इसी मीडिया का इफेक्ट आके, वो कुछ चैनल है उनके इफेक्ट आके ममता बनर्जी के संग, तो ये घूसकांड पूरा मीडिया का क्या हुआ? आपने घूस नहीं लिया? करीम साहब, ये जो शारदा स्कैम का चर्चा जो हुआ, नारदा स्कैम का जो चर्चा हुआ, जिसमें मंत्रियों के नाम आए और बहुत सारे लोगों को शायद आपने भी देखा होगा, नोट लेते हुए दिए जा रहे थे, कैश लेते हुए देखा गया। उसका इफेक्ट वोट में नहीं मिलेगा। कलकत्ता का 11 सीट आप देखिए, 11 सीट में कलकत्ता का आप एग्जिट पोल का देखिए, एग्जिट पोल का नतीजा देखिए। उसमें कलकत्ता में हमारा जैसा परिस्थिति था पहले उसी तरह रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अच्छा, यानी आप नहीं मानेंगे कि जो तमाम नाराजगियां आपको लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पश्चिम बंगाल में उठे, भ्रष्टाचार को लेकर, एरोगेंस की बात आपके तमाम मंत्री, तमाम ओवरऑल पार्टी के अंदर ये कही गई, ये तमाम पूरे हिंदुस्तान में, सबसे पूरे हिंदुस्तान में महिला अगर सुरक्षित है तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और महिला का सुरक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान में जितना भी आंदोलन, देखिए तो ममता बनर्जी एक वाहिद ऐसी लीडर है जो महिला का सुरक्षा के लिए बाबुल करीम जी, मैं बस 2 मुद्दों पर आपसे जानना चाहता हूँ, 2 चीजें बताइए। मुझे कई ऐसे लोग मिले जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो ये कह रहे थे कि पहले कोलकाता में रात में 1 बजे भी गहने पहन के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब 10 बजे के बाद अगर घर से निकलो तो माँ पापा को बताना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं, और वो जीपीएस पे हमें ट्रैक करते हैं। ये है कोलकाता। और दूसरा सवाल, वो जो कैश लिया जा रहा था कैमरे पर, वो पैसा किसके पास गया, जरा ये बता दीजिए। ये तो शालीनता है, गया हमारे घर के बेटियां नेताओं की जेब में हमें ना बोल के जाए, ये तो बोल के जाना ही फर्ज बनता है। हमारे बेटी घर से जब निकलेगी, हमें अगर बोल के जाता तो इसमें खराब क्या है, नुकसान क्या है? बोल के जाने की बात नहीं है। आपने अपने बच्चों को कभी जीपीएस पे ट्रैक किया है? ये तो एक पापा और मम्मी नहीं, पर आप ये बात आप इसको सिरे से नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हमने सर्वे किया था तो महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। ट्रैकिंग वाला मसला अभी आया, अभी पेरेंटल कंट्रोल आया आपका मोबाइल में, अभी नेट का जमाना आया, तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे थे उसमें ममता बनर्जी का क्या कसूर? आपको ये फैसिलिटी आप अगर कर रहे हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज कोलकाता उतनी ही सुरक्षा के साथ है, उतना ही सब कुछ ठीक है? नारदा स्कैम में जो इतने मोटे मोटे बंडल पैसे के दिए जा रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं साहब, बहुत आपके अध्यक्ष जी ने भी कहा, अब क्या स्थिति है? श्याम जाजू जी, 200 सीट आपके सामने है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की विपरीत स्थिति है। जो अल्टरनेट, जो कम्युनिस्टों से और कांग्रेस से नाराज होकर अल्टरनेट के रूप में ममता जी को लोगों ने चुना था, पर ममता जी के प्रशासन कौशल्य देखकर लोगों में हताशा है, निराशा है, उदासीनता है। दुर्दैव से कांग्रेस के डूबती नैया को कम्युनिस्टों का सहारा लेना पड़ा और ममता के कारण लोग नाराज थे। इसलिए निश्चित रूप से हमारे भी वोटों में अच्छी तरह से वहां पर इजाफा हो रहा है। चलिए, हम यहाँ बस कुछ ही क्षणों के लिए रुक रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं और इस एग्जिट पोल के रुझान को हम आपके सामने पेश करेंगे। अभी केरल बाकी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर वापस आकर हम आपके सामने एक बार फिर असम पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, उसके राष्ट्रीय मायने क्या हो सकते हैं। बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का एग्जिट पोल, जिसमें हम अभी तक 3 राज्यों के बारे में बता चुके हैं कि वहां क्या स्थितियां बनने वाली हैं। केरल के बारे में कुछ ही देर में आपके सामने आंकड़े पेश करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपको बताएं कि असम में ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूरी सरकार बना सकती है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार असम में बना सकती है और ये हम आपके शीट प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। 126 सीटों की विधानसभा में 63 से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 47 से 51 सीटें ही जा पाएंगी। ऐसे में आसार यही बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ असम में अपनी पहली सरकार बना सकती है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि असम के अलावा
अन्य राज्यों में हमने अभी तक आपके सामने पश्चिम बंगाल के रुझान सामने रखे हैं और पश्चिम बंगाल के बारे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ममता बनर्जी एक बार फिर वहां पर अपनी सरकार बना सकती है। दूसरा टर्म उनको मिलता दिखाई दे रहा है। 151 से 155 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जा सकती हैं, जबकि वामपंथी दल और कांग्रेस दोनों को अगर एक साथ भी रखा जाए तो 140 के आसपास सीटें बनती दिखाई दे रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी अपने दुर्ग को बचाने में सफल होती दिखाई दे रही हैं और ममता बनर्जी अपनी सरकार को अगले 5 साल के लिए बहाल रख सकती हैं। यह परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। अगर हम इसके साथ साथ तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में एक बड़े फेरबदल के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन सकती है। 114 से 118 सीटें डीएमके को मिल सकती है, डीएमके गठबंधन को। इसके हिसाब से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को वहां पर अपनी सरकार बना सकती है। एडीएमके की स्थिति वहां पर हालत खराब होती दिख रही है और सबसे बुरी स्थिति वहां पर दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जिसने पूरा दमखम लगाने की कोशिश की थी। केरल के आंकड़े जैसे ही सामने आते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए एक बार फिर जरा असम का रुख करते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर असम में बनती है तो इसके मायने कहीं ज्यादा बड़े और विकट दिखाई देंगे। फिलहाल बिल्कुल, और इसी चर्चा में हम श्याम जाजू जी को यहां जोड़ते हैं। श्याम जाजू जी, जिस तरह से यहां पर मिशन 84 आपका कामयाब होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जिस तरह से तमाम फैक्टर्स आपके फेवर में थे। एंटी इनकम्बेंसी आपके फेवर में था, वहां से आप बड़े नेता को तोड़कर हेमंत जी को अपने पास अपने खेमे में लाने में कामयाब होते हैं। पीएम का पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है असम के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। उसके बावजूद भी अगर 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बीच आपको ये क्लोज फाइट झेलनी पड़े, तो क्या इसे पूरी और बड़ी जीत कहेंगे आप? निश्चित रूप से केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट और असम की ओर जिस प्रकार का कंसंट्रेशन किया गया, वो मुझे लगता है कि आज तक कोई सरकार ने इतनी ज्यादा ध्यान विकास पर नॉर्थ ईस्ट स्टेटों पर और असम में दिया नहीं था। तो जिस प्रकार का रुझान हमें जो रिजल्ट लोकसभा के चुनाव में मिले थे, उससे स्वाभाविक हमारी प्रेरणा मिली थी। वहां पर ज्यादा सीटों पे हम बढ़त बनाए हुए थे और वहां का जो बांग्लादेशी घुसखोरों का जो प्रश्न था, इन्फिल्ट्रेशन का जो मुद्दा था, आज तक उतना स्पष्ट रूप से किसी ने रखा नहीं था। वो सबसे ज्यादा रखकर वहां की जनता के लिए भी इस प्रकार की राहत देने का काम। जी जाजू साहब, आपसे यही सवाल मैं करना चाहता हूं। आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की। जम्मू कश्मीर में जब आपने सरकार बनाई थी, उस चुनाव से पहले आपने कहा था कि कश्मीर घाटी में पंडितों को वापस लाएंगे। अब यदि आपकी बात मान लूं कि आपकी सरकार असम में बनने वाली है, तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में, या कोई नया बहाना आपने सोचा इस चुनाव के बाद, इस सरकार बनने के बाद के लिए? हम जो बात बोलते हैं वो करते हैं। कहाँ हमारी ईमानदार कोशिश के बारे में कोई डाउट नहीं ले सकता। कश्मीरी पंडित हम जब विपक्ष में थे असम में, तब से नहीं, कश्मीरी पंडितों का भी विषय, कश्मीर के विषय सबके सामने है। हमने वो मैनिफेस्टो में रखा था, कार्यक्रम पत्रिका में हमने लाया है और दोनों गठबंधन पार्टियों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसको लिया। श्यामजाजू तो हम उससे मुकर नहीं रहे। सवाल जो अवेलेबल सिचुएशन है उसके आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। असम में भी निश्चित रूप से हम अपना ये बताइए कि जिन लोगों को आप गैर कानूनी बांग्लादेशी मानते हैं, जो कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने में कितना वक्त लगाएगी आपकी सरकार, अगर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है? तब तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से। असम में तकरीबन 35% लोग ऐसे हैं जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं। असम में ये समस्या उठाने में आज तक हमारा ही रोल रहा है। नेशनल लेवल पर भी इस समस्या की चर्चा हमारे जैसे राष्ट्रवादी पार्टी ने छोड़कर किसने करी नहीं। इस विषय में हम गंभीर हैं। लोकल लोगों को भी इसकी ग्रेविटी ध्यान में आ रही है। सिंह साहब, मुझे लगता है श्याम जाजू जी इस बारे में शायद कोई ठोस जवाब नहीं दे सकते। निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो हम इसका हल निकालेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं सिंह साहब, जो इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि वहां बननी अब ऐसा लग रहा है कि तय है, और 19 के बाद तो ये पहले ही कंफर्म हो जाएगा, अगर उनकी सरकार बन जाती है तो क्या हम एक ऐसी राजनीति की शुरुआत देखेंगे जो असम को तार तार करती दिखाई देगी?
देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बीजेपी को क्रेडिट इस बात का जाता है कि कम्युनल पोलराइजेशन जबरदस्त हुआ है और 25 साल से जिस तरह संघ ने वहां पे काम किया है उसका ये देन है। आज जो बीजेपी को ये सत्ता मिल रही है एक थाली में संघ ने दिया है। आप ध्यान रखिए कि देश भर में नरेंद्र मोदी जी को 31% वोट मिले थे, लेकिन असम में 36.5% मिले थे, 36.5%। इसका मतलब है कि उनकी ये सिर्फ मोदी जी का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी बल्कि संघ का अपना कार्य भी था। अब वहां पे सवाल यह है कि नेचुरली कम्युनल पोलराइजेशन होगा तो वहां पे सिर्फ एक कम्युनल नहीं है, बोडोलैंड की अलग प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखना यह होगा कि ये आप जो वायदे किए हैं क्या वाकई उनको अमल में ला पाएंगे, क्योंकि तब लाएंगे तो सामाजिक संकट बढ़ेगा और सोशल डिस्पैरिटी काफी बढ़ेगी। गिरिराज जी, मुझे बस 1 मिनट का वक्त है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या संघ परिवार का एजेंडा असम की सरकार पर इतना हावी होगा? क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे ही आप धर्म के आधार पर चीजें करना शुरू करेंगे, सातों के सातों राज्य टूट जाएंगे हिंदुस्तान से। दिक्कत ये है बीजेपी की, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो चाहे राज्यों का चुनाव हो, कश्मीर की बात करें, आसाम की बात करें, बाकी काला धन की बात हुई, तो मुद्दे वो ऐसे उठाते हैं जिससे कोई भावनात्मक पोलराइजेशन तो हो, लेकिन उनका हल उनके पास कुछ होता नहीं है। और इसीलिए आपको सवाल उठाना पड़ता है कि आप ऐसे मुद्दे उठाते क्यों चुनाव में, चुनावी लाभ के लिए, जिनको कि आप पूरा नहीं कर सकते। जहां तक सवाल संघ के एजेंडे का है, तो बीजेपी शासित कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो संघ के एजेंडे की अवहेलना कर सके। और संघ ये जानता है कि 2019 आने में बहुत देर नहीं है, 2019 के बाद क्या होगा वो भी तय नहीं है, तो इसलिए 2019 तक वो बहुत सारी सरकारी संस्थाओं से लेकर दूसरे स्तर पर अपने एजेंडे को, अपने लोगों को स्थापित करना चाहती है, वो कर रही है। बिल्कुल, हम यहाँ पर इस कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं और तुरंत वापस आ रहे हैं। केरल के बारे में बात करेंगे फिराज। बिल्कुल, हाँ, केरल के नतीजों के साथ जो एग्जिट पोल के हिसाब से क्या कुछ कह रही है केरल की जनता, ये लेकर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का एग्जिट पोल, जहां पर पश्चिम बंगाल में लग रहा है दीदी की वापसी होगी और कमल खिल सकता है असम में, साथ ही साथ तमिलनाडु में लग रहा है डीएमके गठबंधन जो है वो आगे जाता हुआ। लेकिन केरल में क्या कुछ स्थिति बनकर उभर रही है, वो नतीजे भी अब हमारे सामने आ चुके हैं। केरल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखिए। यूडीएफ के खाते में 68 से 72 सीटें जा सकती हैं, एलडीएफ के खाते में 67 से 71 और बीजेपी शायद यहां खाता खोल सकती है, 0 से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में यहां जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक यूडीएफ को 47%, एलडीएफ को 46% और बीजेपी को 5% यहां पर वोट परसेंटेज मिला है, अन्य के खाते में 2% गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर केरल के लोगों की पसंद पहली है उमान चांडी 41% और उनके आसपास भी कोई नहीं ठहरता है, एक एंटनी को 9% और रमेश चेन्निथला को 5% वोट मिलते हैं लोगों के। फिनाज, अगर इस आंकड़ों को देखें जो कि अभी एग्जिट पोल के आधार पर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि केरल में आमतौर पर 5 साल की सरकार हुआ करती है और एलडीएफ की सरकार के आने के आसार काफी ज्यादा माने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर यूडीएफ एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। राजेश सुंदरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, क्या ये परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं? क्या केरल में वाकई में सालों से बना ट्रेंड एक बार ध्वस्त हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अचरज होगा वहां पर। जो जमीनी स्थिति है उसके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि जो ये साइक्लिकल चीज है कि यूडीएफ के बाद एलडीएफ, एलडीएफ के बाद यूडीएफ है, वो टूटने वाला है। खास तौर पे जो अभी जो उमन चांडी की सरकार है उसके ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, खास तौर पे जो बार का जो स्कैंडल हुआ था, उसके अलावा जो 16 स्कैंडल हुआ था। इसके साथ साथ अगर आप बाकी पार्टीज देखें, बीजेपी वगैरह ने भी बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते, हालांकि उन्होंने फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को अपने साथ लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इंपैक्ट उनका नहीं होगा, शायद खाता भी ना खुले। मेरे हिसाब से जो जमीनी स्थिति का मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि जो चलता आया है वही होगा, यानी कि एलडीएफ की सरकार है उसके बनने के ज्यादा आसार हैं और जो यूडीएफ है वो अब विपक्ष में बैठने की तैयारी
करेगा। जी, लेकिन राजेश, जो हमारा सर्वे कह रहा है उसमें बहुत बारीक फर्क है, बहुत कम फर्क है दोनों के बीच में, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में। तो भी एक तरह से यूडीएफ की जीत है। और जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व बड़े मुश्किल में था ओमन चांडी को लेकर, यदि ओमन चांडी फिर से आ जाते हैं तो सोनिया गांधी जी का या कांग्रेस नेतृत्व का क्या होगा? जी हाँ, अगर आप इसे एक बार फिर अगर आते हैं तो उनका जो कद है वो और डेफिनेटली बढ़ेगा। इस बार केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी केरल में, इस वजह से उन्हीं को उन्होंने पूरी तरह से फैसले लेने का मौका दिया और उन्हीं के जो ज्यादातर कैंडिडेट्स थे उन्होंने ही सिलेक्ट किए हैं। लेकिन अगर वो इस बार बढ़ के आते, जैसा कि आप कहते हैं, जरूर उनका जो कद है वो बढ़ेगा। बिल्कुल, हम बस यहाँ कुछ ही क्षणों के लिए रुक रहे हैं। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, जिस पर दरअसल 5 राज्यों में क्या स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं।